खंड 1 अध्याय 1 गड़गड़ाहट। सुबह सुबह लू किंग अपने पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनकर जाग गया। पेट में भूख महसूस करते हुए उसने आह भरी और अपना पेट सहलाया। गुर्राने का कोई फायदा नहीं, अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। उसने जर्जर हो चुके उस घर पर नजर डाली जिसे मुश्किल से ही घर कहा जा सकता था और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। जो लोग पुनर्जन्म लेते हैं उन्हें भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन यह अपना पेट भी नहीं भर पा रहा है। कैसी स्थिति है। वह 2 दिनों से बिस्तर पर लेटा हुआ था। 2 दिन पहले जब लू किंग ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को इस अजीब दुनिया में पाया। फटे पुराने कपड़े पहने हुए, दुबला पतला, और यहाँ तक कि उसका शरीर भी बदल गया था। लगभग 10 साल के लड़के जैसा हो गया था। कुछ समय बिताने के बाद लू किंग को अपनी स्थिति समझ में आ गई। उनका पुनर्जन्म हुआ था अपने माता पिता को खो चुके एक लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेने के बाद, और उन्हें दफनाने के लिए पारिवारिक संपत्ति बेचने के बाद। वह अपने कमजोर स्वास्थ्य और अत्यधिक शोक के कारण एक ठंडी रात भी जीवित नहीं रह सका। शायद मूल मालिक के लिए यह एक प्रकार की मुक्ति थी। अपने मन में यादें आने के बाद लू किंग के मन में सबसे पहला विचार यही आया। एक किशोर लड़के के लिए इस दुनिया में जीवित रहना बहुत मुश्किल है। मृत्यु शायद इतनी बुरी चीज न हो। लेकिन भाई, तुम जाग गए हो। लू किंग के विचारों में अचानक एक खुशी भरी चीख से बाधा उत्पन्न हुई। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि 5 या 6 साल की एक छोटी बच्ची, जिसके हाथ में एक भूरे रंग की वस्तु थी, खुशी से भरे चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उसे देख रही थी। छोटी बच्ची दौड़कर लू किंग के पास गई। भाई, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब मैं बेहतर हूँ। शियाओ यान को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। लू किंग मुस्कुराए। वाह भाई, आखिरकार तुम ठीक हो गए। लू किंग के ठीक होने की खबर सुनकर छोटी बच्ची की आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। पिछले 2 दिनों से तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी और तुम बार बार ठंड लगने की बात कह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चाहे मैं तुम्हें कितना भी बुलाती, तुम जवाब नहीं देते थे। मुझे लगा कि तुम भी पापा और मम्मी की तरह मुझे छोड़कर चले जाओगे। छोटी बच्ची को रोते देख लू किंग को दुख का गहरा एहसास हुआ। पिछले 2 दिनों से वह अपने दिमाग में यादों को आपस में मिला रहा था, मानो कोमा में हो। हालांकि वह आसपास के वातावरण को मुश्किल से ही महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसकी चेतना जागृत नहीं रह पा रही थी। कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए होश में आने के अलावा वह जल्द ही फिर से कोमा में चला गया। उसे बच्ची के रोने की हल्की फुल्की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। लू किंग ने छोटी बच्ची के पीले बालों को सहलाते हुए कहा, यह मेरी गलती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं फिर कभी बीमार नहीं पड़ूंगी और आपको परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है। जियाओ यान ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। चलो छोटी उंगली से वादा करते हैं। लू किंग ने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई और उसे शियाओ यान की उंगली से फंसा लिया। पिंकी प्रॉमिस, 100 साल तक बिना बदलाव के। जो भी इसे तोड़ेगा वो पिल्ला कहलाएगा। पिंकी प्रॉमिस के बाद शियाओ यान तुरंत खुश हो गई। उसके छोटे से मन में ये बात बैठी हुई थी कि एक बार जब वे छोटी उंगली से वादा कर लेंगे तो चीजें नहीं बदलेगी। उसका भाई फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। शियाओ यान, तुम्हारे हाथ में क्या है? इसी क्षण लू किंग ने छोटी बच्ची के हाथ में मौजूद वस्तु पर ध्यान दिया। ये तो मांटो है भाई, क्या तुम इसे पहचानते नहीं? शियाओ यान ने दोनों हाथों से उस भूरे रंग की वस्तु को पकड़ा और प्रसन्नता से लू किंग को दे दिया। पड़ोस के दादा झांग ने मुझे ये दिया था। मैं इसे अकेले नहीं खाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ बांटने के लिए ले आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लौटने पर तुम ठीक हो जाओगे। मंटो। लू किंग ने उस भूरे रंग की वस्तु को देखा, जो उसे याद आने वाले मांटो से काफी अलग थी। लेकिन फिर उसने किसी दूसरी दुनिया में होने के बारे में सोचा और उसे राहत महसूस हुई। दुनिया ही अलग थी, इसलिए मांटो का अलग दिखना कोई अजीब बात नहीं थी। जब वह सोच रहा था, उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए भूरे रंग के मांटो पर टिकी रही और अचानक एक पंक्ति दिखाई दी। मंटो, चावल की भूसी, गेहूं के आटे और जंगली सब्जियों से बना, सीमित पोषण मूल्य वाला। उसी समय मांटो से धूसर प्रकाश की एक परत उत्सर्जित हुई। यह क्या है? लू किंग दंग रह गया। उसने पलकें झपकाईं और पाया कि वह लेख अभी भी धूसर रंग के मांटो के ऊपर तैर रहा था, गायब नहीं हुआ था। यह कोई भ्रम नहीं था। इससे पहले कि लू किंग और कुछ कह पाती, जियाओ यान ने भूरे रंग के मंटो को अपने मुंह में डाल लिया। भाई, इसे खा लो। दादाजी चेन ने कहा था कि बीमार लोगों को ठीक होने के लिए खाना जरूरी होता है। भूरे रंग के मांटो से आती हुई दानेदार गंध को सूंघकर पहले से ही भूख से बेहाल लू किंग को भूख का एक बार फिर से तेज झटका महसूस हुआ। बिना किसी झिझक के उसने उसे लिया, बीच से फाड़ दिया और एक हिस्सा शियाओ यान को वापस दे दिया। हाँ, शियाओ यान को भी खाना चाहिए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। वह ये बात नहीं भूला था कि उस छोटी बच्ची ने कहा था कि यह मांटो किसी और ने दिया था और वह इसे उसके साथ साझा करना चाहती थी। अचानक ही उस छोटी बच्ची ने अपना सिर हिलाया और आधा बना हुआ मांटो वापस लू किंग के हाथ में थमा दिया। भाई, खा लो। शियाओ यान को भूख नहीं है। भाई को जल्दी ठीक होने के लिए और खाना चाहिए। हालांकि लू किंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि मांटो वापस देते समय छोटा बच्चा अनजाने में उसे निगल गया। उस नन्ही बच्ची के पीले बालों को देखकर उसे दया आ गई और उसने आधा मंटो वापस उसके हाथ में रख दिया। भाई अभी अभी ठीक हुए हैं और एक बार में ज्यादा नहीं खा सकते, वरना उनके पेट में दर्द होगा।
इसलिए शियाओ यान को यह आधा खाना चाहिए। क्या सच में? छोटी बच्ची ने आधा मिनटों पकड़े हुए अपना सिर झुकाया। लेकिन दादाजी चेन ने ऐसा नहीं कहा। जो लोग अभी अभी ठीक हुए हैं उन्हें ज्यादा खाना नहीं चाहिए। अगली बार दादाजी चेन से पूछ लेना और पता कर लेना कि यह बात सच है या नहीं, लू किंग ने कहा। ठीक है। छोटे बच्चे ने कुछ हद तक समझते हुए सिर हिलाया। उसे यह एहसास नहीं था कि मात्र 1 मिनटों को अधिक भोजन नहीं माना जा सकता। लू किंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे मनाना जारी रखा। चूंकि भाई इसे पूरा नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए शियाओ यान को भाई की मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा और इसका स्वाद खराब हो जाएगा। शियाओ यान ने जोर से सिर हिलाया। चूंकि भाई इसे पूरा नहीं कर सकते, इसलिए शियाओ यान मदद करेगी। इसके बाद भाई बहन ने आधा आधा मांटो पकड़ा और खुशी खुशी उसे कुतरने लगे। जल्द ही लू किंग ने अपना आधा मांटो खत्म कर लिया। खाली पेट को आखिरकार कुछ खाने को मिल गया और उसके पेट में एक गर्माहट फैल गई, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। सच कहूं तो मांटो का स्वाद उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में और काफी बड़ा था। इसका आधा हिस्सा भी उसकी भूख को थोड़ा कम कर देता है, जिससे उसे पहले महसूस हो रहे चक्कर और कमजोरी से राहत मिलती है। शियाओ यान को अभी भी अपना मांटो चबाते हुए देखकर लू किंग ने उसे परेशान नहीं किया और अपना ध्यान दूसरे मामले पर केंद्रित कर लिया। उसे वह पाठ याद आया जो पहले मांटो पर दिखाई दिया था। इस बारे में सोचते हुए लू किंग खड़ी हुई, मेज के पास गई और एक टूटा हुआ कटोरा उठा लिया। उसने उसे अपने सामने पकड़ रखा था और चुपचाप उसे घूर रहा था। कुछ सेकंड बाद कटोरे पर धूसर प्रकाश की एक परत दिखाई दी, जिसके बाद पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। क्षतिग्रस्त मिट्टी का कटोरा। एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा जो देखने में साफ नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, लू किंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अध्याय 2। अरे भागो मत। एक साधारण लकड़ी की बाड़ से घिरे एक छोटे से आंगन में शियाओ यान अपने छोटे छोटे पैरों से एक तितली का पीछा करते हुए दौड़ रही थी। लू किंग एक पत्थर के ठूंठ पर बैठा था और उसके हाथ में छोटे लाल फूलों वाला एक पौधा था। इस समय उसकी दृष्टि में छोटे लाल फूलों वाला पौधा हल्की सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और उस पर पाठ की 2 पंक्तियां दिखाई दी। कुछ समय बिताने के बाद भी लू किंग को सामने लिखे पाठ का अर्थ मुश्किल से समझ में आया। सरल शब्दों में कहें तो शायद पुनर्जन्म के कारण उसने एक अलौकिक क्षमता प्राप्त कर ली थी। वर्तमान में इस क्षमता का मुख्य प्रकटीकरण ये था कि जब तक वह किसी वस्तु पर एक निश्चित अवधि के लिए अपनी दृष्टि केंद्रित करता था, तब तक वह वस्तु एक चमक उत्सर्जित करती थी और एक सरल पाठ विवरण प्रदर्शित करती थी। इसके अलावा जितना अधिक समय तक वह घूरता रहता, उतनी ही अधिक जानकारी उसे प्राप्त होती। लेकिन ये जानकारी असीमित नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक निश्चित मानक का पालन करती है। लू किंग ने अस्थायी रूप से अनुमान लगाया कि यह मानक वस्तु पर चमक से संबंधित था। वह चाहे कितनी भी देर तक देखता रहे, धूसर चमक वाली वस्तुओं का वर्णन केवल एक पंक्ति में ही किया जा सकता था। सफेद चमक वाली वस्तुओं के विवरण में 2 से अधिक पंक्तियां होंगी। उसके हाथ में जो काउबोन ग्रास थी, वह आंगन के चारों ओर एकमात्र ऐसा पौधा था जो सफेद चमक बिखेर रहा था। यह क्या है? कोई गेम इंटरफेस है क्या? लू किंग को अपने पिछले जीवन में खेले जाने वाले कुछ मानचित्र अन्वेषण खेलों की याद आई। इस बारे में सोचते हुए उसने इशारा किया, शियाओ यान, इधर आओ। भाई, क्या हालचाल है? छोटी बच्ची उत्सुकता से दौड़कर वहां पहुंची। भाई तुम्हें देखना चाहता है। लू किंग ने उसके सिर पर चिपकी सूखी घास को हटाया और अपनी निगाहें उसके चेहरे पर टिका दी। कुछ देर बाद जियाओ यान के शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकली और उसके ऊपर एक पंक्ति में लिखा हुआ दिखाई दिया। कितना घटिया वर्णन है। लू किंग के माथे पर कई काली रेखाएं दिखाई दी, लेकिन वह देखता रहा। कुछ देर बाद टेक्स्ट की एक और पंक्ति दिखाई दी। लू किंग थोड़ी देर रुकी और उस छोटी बच्ची के पीले बालों को थोड़ी उदासी के साथ देखने लगी। भाई, क्या तुमने तलाश पूरी कर ली? शियाओ यान ने मासूमियत से ऊपर देखा। हाँ, मैंने देखा है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो शियाओ यान बेहद खूबसूरत होगी। लू किंग ने छोटी बच्ची के सिर पर प्यार से थपथपाया। शियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और पूछा, महान सुंदरता क्या होती है? हाँ, बड़े होकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। छोटी बच्ची के मासूम शब्द सुनकर लू किंग का मूड काफी बेहतर हो गया। भविष्य में चाहे जो भी हो, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस छोटी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखा जाए जो उस पर निर्भर है। मरने से पहले मूल मालिक की यही सबसे बड़ी इच्छा थी। इस अपरिचित दुनिया में अच्छी तरह से जीने के लिए उसे अपनी इस रहस्यमय अलौकिक क्षमता पर निर्भर रहना होगा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। ये सोचते हुए लू किंग ने गाय की हड्डी से बनी घास उठाई और उसे शियाओ यान के सामने रख दिया। शियाओ यान, क्या तुम जानती हो कि यह पौधा क्या है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? शियाओ यान ने छोटे नीले फूलों वाले पौधे को देखा। कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूबी रही और फिर अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन दादा झांग के बड़े बैल को ये घास खाना पसंद लगता है। जब लू किंग ने देखा कि शियाओ यान को पता नहीं था, तो वह हंस पड़ा। वह बेवकूफी कर रहा था। यहाँ तक कि मूल मालिक को भी काउबोन ग्रास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भला वह एक छोटे बच्चे से इसके बारे में जानने की उम्मीद कैसे कर सकता था? लेकिन जियाओ यान के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। भाई, अगर तुम जानना चाहते हो कि यह घास क्या है, तो दादाजी चेन से पूछ लो। दादाजी चेन को ये फूल और पौधे बहुत पसंद हैं। उन्हें इनसे हमारे लिए कड़वा पानी बनाना भी अच्छा लगता है। इस समय शियाओ यान के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, मानो उसे कोई अप्रिय घटना याद आ गई हो। दादाजी चेन। लू किंग को एक दयालु, दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की याद आई जिसका गांव वाले सम्मान करते थे।
ओह, वह तो गांव वालों का सम्मानित बुजुर्ग डॉक्टर था। एक डॉक्टर। लू किंग का दिल पिघल गया। विवरण के अनुसार गाय की हड्डी की घास निस्संदेह एक औषधीय जड़ी बूटी थी। उसने सोचा कि क्या बूढ़े डॉक्टर को इसका उपयोग करना आता होगा। श्याओ यान, जब भाई बीमार था तो क्या दादा चेन आए थे? हाँ, उन्होंने किया। भाई तब हमेशा सोता रहता था। मैं चाहे जितनी बार भी पुकारती, तुम जागते नहीं थे। मैं डर गई और रोती रही। बाद में दादाजी चेन आए और तुम्हें देखा। उन्होंने कहा कि तुम बीमार हो, सर्दी जुकाम जैसी कोई बात है, और तुम्हारे लिए कड़वी दवा बनाए। उसे पीने के बाद तुम अगले दिन जाग गए। श्याओ यान की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। दादाजी चेन कमाल के हैं। भाई तो बस एक कटोरी कड़वा पानी पीने से ही ठीक हो गए। लू किंग चुप हो गई। केवल वही जानता था कि दादा चेन द्वारा दी गई दवा से लड़के की जान नहीं बची। लेकिन अब उसे याद आया कि अपनी बेहोशी की अवस्था के दौरान उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि कोई उसके अंदर कुछ डाल रहा है, जिससे उसके ठंडे शरीर को थोड़ी गर्मी मिल रही थी ताकि उसके दिल की रक्षा हो सके और चेतना के विलय की कठिन अवधि से बचने में उसकी मदद हो सके। अन्यथा अपने कमजोर शरीर के साथ वह आसानी से जाग नहीं पाता। तो इस बूढ़े डॉक्टर के पास वाकई में असली कौशल था और उसने उसकी मदद की थी। जब लू किंग सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे किसी की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुईं। उसने नीचे देखा तो पाया कि शियाओ यान उसे घूर रही है। क्या हुआ शियाओ यान? भाई, मुझे भूख लगी है। लू किंग को भी भूख लग रही थी। उसने पर्याप्त भोजन नहीं किया था और जो आधा मांटो उसने पहले खाया था वह काफी समय पहले पच चुका था। लेकिन इससे पहले उसने जांच की और घर में खाने का कोई सामान नहीं बचा था। चावल का घड़ा इतना साफ था कि चूहे भी उसमें नहीं आते थे। दादा झांग की मदद के बिना शियाओ यान अपने 2 दिन के कोमा के दौरान भूख से मर जाता। ये सोचते हुए लू किंग को एहसास हुआ कि उसे दादा झांग और दादा चेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी देखभाल के बिना भाई बहन शायद जीवित नहीं रह पाते। लेकिन अब परिवार इतना गरीब हो चुका था कि उनके पास धन्यवाद के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं था। सबसे पहले उसे भोजन की तलाश करनी थी। कृतज्ञता बाद में भी आ सकती थी, लेकिन खाना कहाँ मिलेगा? परिवार के अधिकांश खेत मूल मालिक द्वारा अपने माता पिता को दफनाने के लिए बेच दिए गए थे। बचे हुए हिस्से की उपेक्षा की गई और उससे न के बराबर ही कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए भोजन के लिए खेतों पर निर्भर रहना तो संभव ही नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग उस कमरे में गया जहां मूल मालिक के माता पिता रहते थे और थोड़ी देर तक खोजबीन की। आखिरकार उसे एक छोटे से डिब्बे में एक लोहे की सुई और कुछ भांग का धागा मिला। लोहे की सुई उसके पिछले जीवन की कड़ाई की सुइयों की तुलना में काफी मोटी थी और काफी मजबूत दिख रही थी। लू किंग ने सुई ली, चॉपस्टिक की मदद से उसे हुक की तरह मोड़ा और कई भांग के धागों को एक साथ घुमाकर थोड़ा मोटा और मजबूत धागा बनाया। फिर उसे हुक से कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने घर के पीछे झाड़ियों में से एक लचीला बांस काटा और धागे का दूसरा सिरा उससे बांध दिया। अंत में उसने हुक के ऊपर धागे में सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया। इस प्रकार लू किंग ने एक साधारण मछली पकड़ने वाली छड़ी बनाई। अध्याय 3। भाई, यह क्या है? शियाओ यान आज्ञाकारी भाव से लू किंग को मछली पकड़ने की छड़ी बनाते हुए देख रही थी। जब उसने आखिरकार मछली पकड़ने की छड़ी बना ली तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। इसे मछली पकड़ने की छड़ी कहते हैं। इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। आज हमें खाने को मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह इसी पर निर्भर करता है। लू किंग ने बांस की छड़ी को लहराते हुए और उसे छूकर महसूस करते हुए कहा, मानो वह संतुष्ट हो। अपने पिछले जीवन में वह मछली पकड़ने के शौकीन थे और शौक के तौर पर छोटी छोटी छड़ें खुद बनाते थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह हुनर यहाँ काम आएगा। शियाओ यान की आंखें तुरंत चमक उठीं। भाई मछली पकड़ सकता है? हम कुछ पकड़ पाएंगे या नहीं, ये तो अभी देखना बाकी है। पहले एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगर मछली पकड़ में आ गई तो मछली का सूप बना लेंगे। मछली का सूप? शियाओ यान पहले ही कल्पनाओं में खो चुकी थी। उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। भाई, चलो जल्दी से मछली पकड़ने चलते हैं। छोटा बच्चा पहले से ही थोड़ा अधीर था। उसने आखिरी बार मछली बहुत समय पहले खाई थी, नए साल के दौरान, जब उनके पिता बाजार से एक बड़ी मछली लाए थे। उसकी यादों में मछली बेहद स्वादिष्ट होती थी। जल्दी मत करो, हमें अभी चारा तैयार करना है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। चारा ढूंढना मुश्किल नहीं था। आंगन के एक कोने में लू किंग ने ठंडी उपजाऊ मिट्टी के एक टुकड़े को खोदा और जल्दी ही उसे वह मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। लाल केचुए मिट्टी को ढीला करने के लिए उत्कृष्ट, साथ ही इनमें औषधीय गुण भी प्रतीत होते हैं। कीड़ों के बारे में मिली जानकारी को नजरअंदाज करते हुए लू किंग ने उन्हें एक बांस की नली में रख दिया। वह उन्हें दवा के रूप में इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि उसे चिकित्सा पद्धतियों की समझ नहीं थी। बांस की नली को सील करने के बाद केवल एक छोटा सा हवा का छेद छोड़कर लू किंग ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को अपने कंधे पर लटकाया, एक पुरानी लकड़ी की बाल्टी पकड़ी और दोनों भाई बहन उत्साह से चल पड़े। वे अपने आंगन से ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक महिला ने उन्हें आवाज दी, लू किंग, क्या तुम ठीक हो गए हो? क्या अब तुम चल सकते हो? महिला के हाथ में कपड़ों की टोकरी थी। जाहिर तौर पर वह उन्हें धोकर लौटी थी। उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। क्या लू परिवार के उस लड़के के बारे में यह नहीं कहा गया था कि वह गंभीर रूप से बीमार है, मुश्किल से ही जीवन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि डॉक्टर चेन ने भी कहा था कि यह सब भाग्य पर निर्भर है। वह सिर्फ एक दिन बाद ही इतना चुस्त दुरुस्त और बाहर जाने में सक्षम कैसे हो सकता है? कल रात ही गाँव वाले इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कब की जाए। जी हाँ, आंटी वांग।
2 दिन सोने के बाद मेरी हालत धीरे धीरे सुधर गई और मैं आज सुबह बिस्तर से उठ सकी। लू किंग ने असली मालकिन के लहजे की नकल करते हुए जवाब दिया। सौभाग्य से मूल मालिक कुछ हद तक आरक्षित और उदास स्वभाव का था, जिसकी नकल करना मुश्किल नहीं था। भाई ने दादाजी चेन की दवा पी ली और अचानक ठीक हो गया। शियाओ यान ने बीच में कहा। आंटी वांग ने लू किंग के व्यवहार में आए बदलाव पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जब उन्होंने देखा कि वह वास्तव में बेहतर हो गया है तो मुस्कुरा दी। यह अच्छा है, यह अच्छा है, उसने राहत महसूस करते हुए बार बार कहा। पिछले 2 दिनों में कई बुजुर्ग ग्रामीण लू किंग से मिलने आए थे और उन्हें लगा कि शायद वह इस मुश्किल दौर से बच न पाएं। वे पहले से ही इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि लू किंग की मृत्यु होने पर शियाओ यान की देखभाल कौन करेगा। सभी का यही मानना था कि गांव का एक परिवार शियाओ यान को गोद लेगा, जबकि बाकी परिवार उसके पालन पोषण के लिए कुछ पैसे देंगे। संयोगवश आंटी वांग के पति वापस आ गए थे और उन्होंने शियाओ यान को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की, ये दावा करते हुए कि अकाल से भागते समय उनके और शियाओ यान के दिवंगत पिता के बीच जो अनबन थी उसका उन पर कर्ज था। आंटी वांग को एक और सदस्य का पेट पालने की जिम्मेदारी उठाने का ख्याल स्वाभाविक रूप से बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपने पति का खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि लू किंग ठीक हो जाएगा। अब जब उसने देखा कि लू किंग वास्तव में ठीक हो गई है तो वह सचमुच खुश थी। लू किंग, अब से तुम्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। शाओ यान को सिर्फ तुम पर ही भरोसा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? आंटी वांग ने गंभीरता से कहा। लू किंग थोड़ा हैरान था। मूल मालिक की यादों में आंटी वांग इतनी दयालु नहीं लगती थीं। फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया, मैं समझता हूँ। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद आंटी वांग, मैं शियाओ यान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। शाबाश बेटा, आंटी वांग ने संतुष्टि से कहा। जब तक लू किंग जीवित थी उनके पति शियाओ यान को गोद लेने पर जोर नहीं देंगे, जिससे उन पर से बोझ हट जाएगा। बेहतर महसूस करते हुए आंटी वांग ने भाई बहनों के हाथों में मौजूद वस्तुओं पर ध्यान दिया। तुम उस लकड़ी की बाल्टी और बांस की छड़ी से क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं और मेरा भाई मछली पकड़ने जा रहे हैं, शियाओ यान ने उत्साह से कहा। मछली पकड़ना? आंटी वांग हैरान थी। सिर्फ एक बांस की छड़ी और एक पुरानी बाल्टी से वे क्या पकड़ सकते थे? लू परिवार की मौजूदा दयनीय स्थिति को याद करते हुए उसे अचानक समझ में आ गया। शायद भाई बहन भोजन के लिए मछली पकड़ने के लिए इतने मजबूर थे। तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे घर आ जाओ, मेरे पास कुछ खाना है। लू किंग, तुम अभी ठीक हुई हो, तुम्हें नदी पर नहीं जाना चाहिए और दोबारा बीमार पड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, आंटी वांग ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो आंटी वांग, हम नदी में नहीं जाएंगे, हम किनारे से ही मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, लू किंग ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया। मुफ्त भोजन मिलना अच्छा होता, लेकिन भाई बहन हमेशा गांव की दानशीलता पर निर्भर नहीं रह सकते थे। आखिरकार दयालुतम लोग भी दान करते करते थक जाते हैं। मछली पकड़ना? लू किंग, क्या तुम्हें मछली पकड़ना आता है? आंटी वांग ने आश्चर्य से पूछा। उसे मछली पकड़ना तो आता था, लेकिन गांव में किसी के भी इसमें माहिर होने का उसे कोई याद नहीं था। क्या लू किंग को सच में मछली पकड़ना आता होगा? बस थोड़ा सा। मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में एक बार बताया था, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहती थी, लू किंग ने जवाब दिया। आंटी वांग को याद था कि लू किंग के पिता कुछ हद तक पढ़े लिखे थे और अक्सर यात्रा करते थे, शायद इसलिए उन्हें गांव वालों से ज्यादा जानकारी थी। फिर भी चिंतित होकर उसने कहा, यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है, आप अभी ठीक हुए हैं और आपको और आराम करना चाहिए। मछली पकड़ना आसान नहीं है। अगर आप नदी के किनारे ज्यादा देर तक रहे तो आप दोबारा बीमार पड़ सकते हैं। अगर लू किंग दोबारा बीमार पड़ गया तो उसका कमजोर शरीर शायद इसे सहन न कर पाए। उसकी चिंता से प्रभावित होकर लू किंग ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो आंटी वांग, मैं सावधान रहूंगी और खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालूंगी। थोड़ा और समझाने बुझाने के बाद आंटी वांग ने अनिच्छा से उन्हें जाने दिया और उन्हें नदी से दूर रहने की याद दिलाई। ठीक है, हम वादा करते हैं कि नदी में नहीं जाएंगे। अलविदा आंटी वांग। आंटी वांग ने भाई बहनों को गांव के बाहरी इलाके की ओर जाते हुए देखा और अचानक उन्हें एक एहसास हुआ, मुझे अपने जिद्दी पति को बताना होगा कि लू किंग ठीक हो गई है। उसे शियाओ यान को गोद लेने के बारे में सोचना बंद करना होगा। जल्दी घर लौटते हुए आंटी वांग ने लू किंग और शियाओ यान को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। रास्ते में उन्हें कई ग्रामीणों से मुलाकात हुई। लू किंग को ठीक ठाक देखकर सभी हैरान रह गए और पूछने लगे कि वह कैसे ठीक हो गया। हर बार जियाओ यान खुशी खुशी बताती थी कि दादा चेन की दवा से उसका भाई ठीक हो गया था, जिससे उस बूढ़े डॉक्टर के असाधारण कौशल के लिए उसके मन में और भी सम्मान पैदा हो गया। शुरुआती हैरानी के बाद ग्रामीण लू परिवार के लिए खुश थे, ये जानकर कि उनकी वंश परंपरा जारी है। ये सुनकर कि लू किंग मछली पकड़ने जा रहा है, सभी ने उसे सलाह दी कि ठीक होने के तुरंत बाद उसे ठंडे पानी में न उतरना चाहिए। लू किंग को बार बार उन्हें आश्वस्त करना पड़ा कि वह नदी में नहीं जाएगा, तब जाकर उन्होंने अनिच्छा से उसे जाने दिया। मछली पकड़ने की बात सुनकर उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई। कई लोगों ने खुद भी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ये बहुत मुश्किल लगा। अक्सर उन्हें कुछ छोटी मछलियां पकड़ने में ही घंटों लग जाते थे। भले ही वे कभी कभार कोई बड़ी मछली पकड़ लेते थे,
लेकिन खेत के काम से जो समय बर्बाद होता था वह इसके लायक नहीं था। लू किंग जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास खेती करने के लिए कोई खेत नहीं थे और न ही भोजन का कोई भंडार था, मछली पकड़ना एक हताशा भरा कदम था। उनकी स्थिति को जानते हुए उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और जाने से पहले कुछ अंतिम चेतावनी भरे शब्द कहे। हालांकि लू किंग की योजना से उत्सुक होकर कुछ अधेड़ उम्र के बच्चे ये देखने के लिए भाई बहनों के पीछे नदी तक गए कि वह मछली कैसे पकड़ेगा। अध्याय 4। बच्चों के एक छोटे समूह के साथ लू किंग गांव के बाहर एक नदी पर पहुंचा। ये नदी बड़ी नहीं थी, अपने सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। हालांकि इसकी कम चौड़ाई के बावजूद यह उथली नहीं थी। इसके सबसे गहरे हिस्से में एक व्यक्ति डूब सकता था। यही कारण था कि बड़े लोग हमेशा गांव के बच्चों को इसमें खेलने से मना करते थे। स्वाभाविक रूप से लू किंग ने इस निषेध का पालन किया। नदी किनारे पहुंचकर उसने अपने पीछे आ रहे कुछ बच्चों को सख्ती से संबोधित करते हुए कहा, तुम लोग नदी किनारे मत जाना और पानी में मत खेलना, समझे? अपनी कमजोर शारीरिक बनावट के बावजूद लू किंग की उम्र 14 या 15 वर्ष थी, जो बच्चों की नजरों में उसे लगभग एक वयस्क बना देती थी। तो बच्चों ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, समझ गया भाई लू किंग। उनकी आज्ञाकारिता देखकर लू किंग ने शियाओ यान की ओर मुड़कर कहा, शियाओ यान, तुम्हें भी तमीज से पेश आना होगा। नदी के पास मत जाना, यहीं रुककर बाल्टी पर नजर रखना, मछलियों को भागने मत देना। ठीक है टिल्ड, जियाओ यान ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। फिर पूछा, भाई आप मछली पकड़ना कब शुरू करेंगे? जल्दी मत करो, भाई को पहले जांच करनी होगी। तुम कहीं भी यूं ही मछली नहीं पकड़ सकते, लू किंग ने अपने अनुभव से सलाह दी। मछली पकड़ने में अच्छी मछली पकड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जैसे कि उपयुक्त स्थान का चयन करना, चारा लगाना, फ्लोट को समायोजित करना और चारा तैयार करना। प्रत्येक चरण मछली पकड़ने की सफलता को प्रभावित कर सकता है। इन चरणों में से मछली पकड़ने की जगह का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण है। मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव सीधे तौर पर मछली पकड़ने की संभावना को प्रभावित कर सकता है। आखिरकार सबसे कुशल मछुआरा भी उस जगह मछली नहीं पकड़ सकता जहां मछली हो ही ना। यदि स्थान का चुनाव गलत हो और पानी के नीचे मछली न हो तो मछली पकड़ने की सर्वोत्तम तकनीकें भी व्यर्थ हो जाएंगी। अपने पिछले जीवन में लू किंग मछली पकड़ने के शौकीन थे और उन्हें मछली पकड़ने का भरपूर अनुभव था। मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त स्थान चुनना उनके लिए स्वाभाविक रूप से एक निपुणता थी। हालांकि वह अब एक अलग दुनिया में था। प्रकृति के कई सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते थे। इस दुनिया में मछलियों की आदतें बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। उसने सोचा कि क्या वह अपने पिछले अनुभव का उपयोग करके मछली पकड़ने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सकता है, जिससे उसकी मछली पकड़ने की यात्रा अधिक सफल हो सके। उसने पानी में चारा डालने के विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उसके परिवार के पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। चारा डालने के लिए अतिरिक्त अनाज तो दूर की बात है। बच्चों को एक बड़े पेड़ के नीचे रुकने का निर्देश देने के बाद लू किंग नदी के किनारे किनारे चलने लगी और पानी की सतह का जायजा लेने लगी। जल्द ही उसे एक उपयुक्त स्थान मिल गया। उसने किनारे पर उगी घास को एक छड़ी से दबाते हुए उस स्थान तक पहुंचकर अवलोकन करना शुरू कर दिया। नदी का वह मोड़ ऐसा था जहां पानी धीरे धीरे बहता था और वनस्पति हरी भरी थी, जो मछली पकड़ने के लिए एक अच्छी जगह लगती थी। कुछ देर तक अवलोकन करने और संतुष्ट महसूस करने के बाद वह अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी लेने के लिए वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसकी दृष्टि में एक दूसर प्रकाश दिखाई दिया। लू किंग इस धुंधली रोशनी से भलीभांति परिचित था, क्योंकि उसने इसे आज अनगिनत बार देखा था। वह जम गया और चुपचाप पानी को देखता रहा। धीरे धीरे धूसर रोशनी उभरने लगी और पानी पर 1 मीटर चौड़ी सर्पिलाकार लहर बन गई। फिर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, सामान्य मछली पकड़ने का स्थान, एक ऐसी जगह जहां छोटी मछलियां इकट्ठा होती हैं। मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। वह स्थान बिल्कुल वही था जिसे लू किंग ने अभी अभी चुना था। लू किंग पहले तो हैरान रह गया, फिर प्रसन्न हुआ। क्या उसकी क्षमता मछली पकड़ने के स्थानों की पहचान भी कर सकती है? उसे थोड़ा गर्व महसूस हुआ, ये जानकर कि उसकी उपयुक्त स्थान चुनने की क्षमता उसकी योग्यता से प्रमाणित हुई थी। इस अप्रत्याशित खोज के बावजूद लू किंग को मछली पकड़ने की जल्दी नहीं थी। वह नदी किनारे चलता रहा और जानबूझकर मछली पकड़ने के स्थानों की तलाश करने की अपनी क्षमता का उपयोग करता रहा। कुछ ही समय बाद उसने नदी के इस हिस्से में 2 और नए स्थान खोजे। उसे आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक स्थान से दूसरे प्रकाश के बजाय हल्का सफेद प्रकाश निकल रहा था। सामान्य मछली पकड़ने का स्थान, एक ऐसा स्थान जहां मछलियां भोजन के लिए आती हैं, वहां अच्छी मात्रा में मछलियां मिल सकती हैं। शुरुआती मछली पकड़ने का स्थान, एक ऐसी जगह जहां अक्सर जंगली फल गिरते हैं, जो कुछ बड़ी मछलियों को पसंद आते हैं। यहाँ असामान्य मछलियां भी मिल सकती हैं। तीनों संकेतों से संकेत मिलता है कि धूसर प्रकाश सामान्य धब्बों को और सफेद प्रकाश शुरुआती स्तर के धब्बों को दर्शाता है। संभवतः इससे भी उच्च श्रेणी के धब्बे मौजूद थे। उसने सोचा कि क्या गांव के बाहर स्थित इस छोटी नदी में भी ऐसे स्थान हैं। इन तीनों स्थानों को खोजने के बाद लू किंग ने खोज बंद कर दी। ये तीनों स्थान गांव के बाहर नदी के सबसे स्वच्छ भाग में स्थित थे। आगे बढ़ने पर दोनों किनारों पर वनस्पति घनी हो जाती थी, जिससे रास्ता कठिन हो जाता था। जब तक उसके पास उस क्षेत्र को साफ करने के उपकरण नहीं होंगे, तब तक नदी के पास जाना भी मुश्किल होगा। मछली पकड़ना तो दूर की बात है। फिलहाल ये 3 स्थान उसके लिए काफी थे। उसे सबसे पहले ये तय करना था कि मछली पकड़ने के लिए कौन सी जगह सही रहेगी। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने सबसे पहले मिले स्थान से शुरुआत करने का फैसला किया। कारण सीधा सादा था। नोट में लिखा था कि वहां बहुत सारी छोटी मछलियां इकट्ठा होती हैं।
उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी साधारण थी और उसे ये पक्का पता नहीं था कि सन की डोरी कितनी मजबूत है या कितना बल सहन कर सकती है। बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश में डोरी टूट सकती थी, जो एक बड़ी मुसीबत होती क्योंकि उसके पास घर पर नई डोरी बनाने के लिए सीमित मात्रा में सन थी और उसके पास केवल एक ही मछली पकड़ने का कांटा था। अगर वह उसे खो देता तो वह बिल्कुल भी मछली नहीं पकड़ पाता। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें, इसलिए छोटी मछलियों से शुरुआत करना ज्यादा सुरक्षित था। मन बना लेने के बाद लू किंग बड़े पेड़ के पास लौटा और उसने देखा कि बच्चे आज्ञाकारी होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह ज्यादा दूर नहीं गया था, हमेशा बच्चों की नजरों में ही रहता था, इस डर से कि अगर वे उसे नहीं देख पाएंगे तो बच्चे भाग जाएंगे। भाई, तुम वापस आ गए। शियाओ यान खुशी से दौड़कर सबसे पहले उसके पास पहुंची। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। क्या आपने मछली पकड़ने की जगह तय कर ली है? हाँ, मैंने किया। चलो चलते हैं। ये सुनकर कि उन्होंने फैसला कर लिया है, बच्चे उत्साहित हो गए। एक होशियार बच्चा तो बाल्टी उठाने में मदद करने के लिए आगे भी बढ़ गया। भाई लू किंग, मैं इसे उठाने में आपकी मदद करूंगा। लू किंग ने मना नहीं किया। ये बच्चे 8 से 12 साल के थे, ऊर्जा से भरपूर थे। उन्हें मदद करने देना अच्छा था। समूह जल्द ही चुने हुए मछली पकड़ने के स्थान पर पहुंच गया। यहीं रहो और मुझे मछली पकड़ते हुए देखो, नदी के ज्यादा करीब मत जाना। समझ गए? आहू, तुम सबसे बड़े हो, उन पर नजर रखना। 12 साल का आहू, जो बच्चों में सबसे बड़ा था, इतना समझदार था कि वह बात समझ सके। समझ गया भाई लू किंग। उनकी आज्ञाकारिता से संतुष्ट होकर लू किंग ने सिर हिलाया और अपनी मछली पकड़ने की छड़ी और बाल्टी लेकर ढलान से नीचे मछली पकड़ने के स्थान की ओर चल पड़ा। अध्याय 5। लू किंग मछली पकड़ने की जगह पर पहुंचा, आसपास की घास को रौंदकर समतल किया, उसे एक लकड़ी की बाल्टी में रखा और फिर केंचुओं से भरी बांस की नली निकाली। बांस की नली से सीलबंद मिट्टी हटाकर उसने अंदर रेंगते हुए लाल केंचुओं को देखा। ऊपर खड़े तेज नजर वाले बच्चों ने ट्यूब में रेंगते हुए जीवों को देखते ही तुरंत हैरानी जताई। बेशक वे जानते थे कि केंचुए क्या होते हैं, क्योंकि वे अक्सर उन्हें पकड़कर उनके साथ खेलते थे। कभी कभी वे उन्हें खोदकर घर की मुर्गियों और बत्तखों को खिलाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन चीजों का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। बच्चों की निगाहों के सामने लू किंग ने एक केंचुआ निकाला और उसे हुक में पिरो दिया। फिर उसने रेंगते हुए केंचुए को पानी में फेंक दिया। जिस स्थान पर वह गिरा वह ठीक वही धूसर प्रकाश से चिन्हित मछली पकड़ने का स्थान था, जिसकी पहचान उसकी विशेषज्ञता से हुई थी। कांटा पानी में डालकर लू किंग चुपचाप इंतजार करने लगी। उसके पीछे ढलान पर खड़े बच्चे तनावपूर्ण प्रत्याशा में अपनी सांस रोककर ध्यान से देख रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि मछली पकड़ने की डोरी से बंधा छोटा लकड़ी का फ्लोट पानी की सतह पर धीरे धीरे हिलने लगा है। बच्चे और भी ज्यादा घबरा गए। केवल लू किंग ही शांत और संयमित रहा। वह बिना हिले डुले झांकी को कांपते हुए देखता रहा। जब अचानक फ्लोट तेजी से नीचे डूबा, तभी उसने तेजी से रॉड को ऊपर उठाया। पानी से एक सफेद रेखा निकली। जब सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, तब तक लगभग 2 उंगलियों की चौड़ाई वाली एक छोटी सफेद मछली कांटे में फंस चुकी थी। उसने सचमुच मछली पकड़ ली। कांटे पर अपनी पूंछ फड़फड़ाते और उछलते हुए उस छोटी सी सफेद मछली को देखकर बच्चे दंग रह गए। शियाओ यान उछल पड़ी। भाई ने मछली पकड़ी, बड़ी मछली। लू किंग भी मुस्कुराई। सौभाग्य से उनकी कुशलता कम नहीं हुई थी और उन्होंने पहली ही कोशिश में एक मछली पकड़ ली, वरना बच्चों के सामने उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मछली को कांटे से निकालकर लू किंग ने उसका बारीकी से निरीक्षण किया। ये छोटी सफेद मछली काफी हद तक उस सफेद धारीदार मछली से मिलती जुलती थी जिसे उसने अपने पिछले जीवन में पकड़ा था। कुछ ही देर में मछली के शरीर से एक हल्की भूरी रोशनी निकली। छोटी सफेद मछली, खाने योग्य, संभवतः पोषण का एक अच्छा स्रोत। खाद्य शब्द देखते ही लू किंग को तुरंत राहत मिली। जब तक वह खाने योग्य था, आज का राशन सुरक्षित था। उसने बाल्टी में थोड़ा पानी डाला और मछली को अंदर रख दिया। पीछे खड़े बच्चों की उत्साहित चीखें सुनकर उसे थोड़ी बेबसी महसूस हुई। चुप रहो, वरना मछलियां डरकर भाग जाएंगी। ये सुनकर बच्चों ने झट से अपने मुंह ढक लिए और शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनकी आंखों में उत्साह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। लू किंग को सचमुच मछली पकड़ते देख उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने एक नई दुनिया खोज ली हो। उनके दिल उत्साह से भर गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे उन्हें सही मायने में रोमांच का मतलब समझ आया। लू किंग ने कांटे में एक और केंचुआ पिरोया और पानी में कुछ ही समय बाद एक और छोटी सफेद मछली ऊपर खींच ली गई। उसके बाद से लू किंग ने लगातार कैच पकड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक के बाद एक छोटी मछलियां सहजता से पकड़ी जाती रहीं, मानो वह मछलियों को पानी से बाहर खींच रहा हो। उसने जो मछलियां पकड़ी वे केवल छोटी सफेद मछलियों तक ही सीमित नहीं थीं। उनमें अन्य प्रकार की मछलियां भी शामिल थीं। येलो बोन फिश, छोटी नदी की झींगा मछली और कई अन्य प्रकार की मछलियां बहुतायत में पकड़ी गईं। उसके पीछे खड़े बच्चे रोमांचित थे। वे मछली को डराने से बचने के लिए अपनी उत्तेजना को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहे थे। लू किंग ने दोबारा बांस की नली में हाथ डालकर देखा तो वह लगभग खाली थी। अंदर झांकने पर उसने देखा कि अधिकांश केंचुए पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे। केवल कुछ ही तल में बचे थे। पास में रखी लकड़ी की बाल्टी पर नजर पड़ी तो पता चला कि वह मछलियों से लबालब भरी हुई थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्हें इतने लंबे समय बाद मछली पकड़ने का इतना संतोषजनक अनुभव हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस अलौकिक स्थान पर अपने निर्मल वातावरण के साथ इतनी भिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। वे ताकत से भरे हुए थे,
छोटी मछलियों को भी ऊपर खींचने पर बहुत अच्छा एहसास हुआ। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfra.net वेबसाइट खोजें। साथ ही उसे थोड़ा भाग्यशाली भी महसूस हुआ। इस मछली पकड़ने की जगह को चुनना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। अगर वह अन्य 2 जगहों में से किसी एक पर गया होता तो शायद कोई बड़ी मछली उसकी लाइन तोड़ देती। केंचुओं के लगभग खत्म हो जाने और मछलियों के चारा खाने की आवृत्ति कम होते देख लू किंग समझ गया कि अब रुकने का समय आ गया है। अगर वह ऐसा करता रहा तो इस जगह की सारी छोटी मछलियां खत्म हो जाएंगी। उन्हें दोबारा इकट्ठा होने के लिए समय चाहिए था। ये सोचते हुए लू किंग ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को समेटना शुरू किया और बचे हुए केंचुओं को पानी में फेंक दिया। फिर लकड़ी की बाल्टी उठाई और ढलान की ओर चल पड़ा। जैसे ही बच्चे उसे पास आते हुए देखने लगे, उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव भर गया। उसे आते देख वे तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। वे मछलियों से भरी बाल्टी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भाई लू किंग, आप तो कमाल के हैं। आपने तो ढेर सारी मछलियां पकड़ लीं। इतनी सारी मछलियां, इन सबको खाने में कितना समय लगेगा? तो बांस की छड़ी से मछली पकड़ना वाकई संभव है। भाई, इतनी सारी मछलियां। श्याओ यान उत्साह से उछल कूद कर रही थी। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। कोई बात नहीं, मछलियां थोड़ी छोटी हैं, लू किंग ने विनम्रता से कहा। जब बच्चे थोड़े शांत हो गए तो लू किंग ने कहा, तुम लोग मछली से भरी यह बाल्टी वापस ले जाने में मेरी मदद करो। सबको इसमें से हिस्सा मिलेगा। उसने अनुमान लगाया कि पकड़ी गई मछली का वजन लगभग 7 या 8 पाउंड था। बाल्टी और पानी के साथ ये काफी भारी थी। उसका शरीर अभी भी कमजोर था और हालांकि वह इसे थोड़ी देर के लिए उठा सकता था, लेकिन इसे वापस गांव तक ले जाना उसके बस की बात नहीं थी। इसके अलावा इतनी सारी मछलियां थीं कि केवल वह और शियाओ यान 1 या 2 बार के भोजन में उन्हें खा नहीं सकते थे। छोटी मछलियां आसानी से मर जाती हैं और घर पर उचित भंडारण स्थितियों के अभाव में उन्हें आपस में बांटना बेहतर होता है। ठीक है भाई लू किंग। मछली मिलने की खबर सुनकर बच्चे तुरंत उत्साहित हो गए। उनमें से 2 ने आसानी से बाल्टी उठा ली। जिन लोगों को मौका नहीं मिला वे निराशा से लगभग रोने लगे थे। लू किंग को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने बारी बारी से बाल्टी उठाने की व्यवस्था की, जिससे अंततः विवाद का समाधान हो गया। बच्चों को बाल्टी उठाए हुए वे वापस गांव की ओर चल पड़े। बच्चों की उत्साहपूर्ण बातचीत ने कुछ ग्रामीणों को ये देखने के लिए अपने घरों से बाहर आने के लिए आकर्षित किया कि क्या हो रहा है। ये दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। लू किंग ने सचमुच मछलियां पकड़ी, और वो भी ढेर सारी। जिस समय लू किंग मछली पकड़ रहा था, उसी दौरान उसके ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। कई ग्रामीणों को पता था कि वह मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सारी मछलियां पकड़ लेगा। बाल्टी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें कम से कम 10 पाउंड मछली है। लू किंग ने ये कौशल कब सीखा था? जिज्ञासा बढ़ने पर कई ग्रामीण, विशेषकर वे जिन्होंने स्वयं मछली पकड़ने का प्रयास किया था, लू किंग के इतनी सारी मछलियां पकड़ने के रहस्य को जानना चाहते थे। जिज्ञासावश कुछ ग्रामीण उनके पीछे पीछे लू किंग के घर तक गए। अध्याय 6। घर लौटकर छोटे बच्चों की उत्सुक निगाहों को देखकर लू किंग ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत मछली बांटना शुरू कर दिया। वह छोटे से आंगन के पीछे गया, केले के 2 पत्ते उठाए और उन्हें कई टुकड़ों में काट दिया। उसने प्रत्येक बच्चे को मुट्ठी भर मछली दी, जो बहुत कम थी, शायद प्रति व्यक्ति आधा पाउंड से भी कम। हालांकि मछलियां प्रचुर मात्रा में नहीं थीं, फिर भी बच्चे बेहद खुश थे। मछली मिलने के बाद हर बच्चा खुशी से घर की ओर भागा, मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। लू किंग को मछली बांटना खत्म करते देख ग्रामीण उसके पास आए। लू किंग, तुमने एक ही बार में इतनी सारी मछलियां कैसे पकड़ लीं? बस किस्मत की बात है, लू किंग मुस्कुराया। शायद मैंने जो चारा इस्तेमाल किया वह मछलियों को खास तौर पर आकर्षित कर गया। आपने किस तरह का चारा इस्तेमाल किया? ये तो बस खेत में पाए जाने वाले आम केंचुए हैं। लू किंग ने कुछ भी नहीं छिपाया और सच बताया। आखिरकार, भले ही वह ये बात न कहे, ग्रामीणों को जल्द ही पता चल ही जाएगा। जब वह मछली पकड़ रहा था तो उसके पीछे बच्चों का एक समूह उसे देख रहा था। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए बेहतर यही था कि वह उदार बन जाए और कंजूस कहलाने से बच जाए। क्या केंचुओं का इस्तेमाल चारे के रूप में किया जा सकता है? ग्रामीणों ने आश्चर्य व्यक्त किया। बिल्कुल, और मछलियां भी उन्हें काफी पसंद करती हैं। लू किंग को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ग्रामीणों को यह नहीं पता था कि केंचुओं का उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। मूल मालिक की स्मृति से उसने मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया कि वह जिस दुनिया में था वह प्राचीन चीन से मिलती जुलती थी। ऐसे प्राचीन और सामंती युग में परिवहन असुविधाजनक था और सूचना अलग थलग पड़ी हुई थी। लोग नई चीजों को लेकर सतर्क और रूढ़िवादी थे और उन्हें आसानी से आजमाते नहीं थे। एक जगह पर सामान्य ज्ञान का दूसरी जगह पर दुर्लभ हो जाना सामान्य बात थी। गांव में कोई भी मछली पकड़ने में माहिर नहीं था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उन्हें ये पता न हो कि मछलियां केंचुए खाना पसंद करती हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पहले हमें मछली पकड़ने में कभी ज्यादा सफलता नहीं मिली। हम गलत चारा इस्तेमाल कर रहे थे, एक ग्रामीण ने आह भरते हुए कहा। लू किंग, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये तरीका बताया था? लू किंग एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिलाया। मैंने अपने पिताजी को इसके बारे में पहले बात करते सुना था और मुझे अचानक याद आ गया। आज शाओयान बार बार कह रही थी कि उसे भूख लगी है और घर में खाना नहीं था, इसलिए मुझे ये तरीका सूझा और मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में मछली मिल जाएगी। ग्रामीण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने शियाओ यान की ओर देखा।
छोटी बच्ची बाल्टी के पास बैठकर मछलियों को देख रही थी। ग्रामीण की निगाहें महसूस करते ही उसने ऊपर देखा और तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान बिखेर दी। ग्रामीण का दिल दुख से भर गया और उसने दुबली पतली लू किंग को बढ़ती हुई दया भरी निगाहों से देखा। अब तुम आगे क्या करोगे? तुम यूं ही मछली नहीं खा सकते, ये तुम्हारे पेट के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आप चाचाओं से कुछ बात करना चाहता था, लू किंग ने ईमानदारी से कहा। आप मेरे घर की स्थिति जानते हैं, अनाज लगभग खत्म हो चुका है। मैं आपसे थोड़ा अनाज और तेल उधार लेना चाहता हूँ। काम मिलते ही मैं आपको दुगुना लौटा दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? हम सब एक ही गांव के हैं, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज ही है। ये तो बस थोड़ा सा अनाज है, शानबो जल्दी ही कुछ ले आएगी। ग्रामीण ने भावुक होकर ऊंची आवाज में बात की। ये सुनकर अन्य ग्रामीण स्वाभाविक रूप से चुप नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, ये तो बस थोड़े से अनाज हैं, मैं तुम्हारे लिए भी ले आता हूँ। मैंने पिछली मंडी में जरूरत से ज्यादा नमक खरीद लिया था, मैं थोड़ा नमक दान कर सकता हूँ। हमारे घर में काफी तेल है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ले आता हूँ। कई ग्रामीणों ने उदारता दिखाते हुए अपनी छाती थपथपाई। लू किंग बेहद खुश थी। धन्यवाद चाचा जी। लू किंग, यहीं रुको, मैं कुछ अनाज लेने जाता हूँ। गूगल पर .net वेबसाइट खोजें ताकि उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले शानबो वहां से निकला और बाकी ग्रामीण भी उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ ही समय बाद वे लू किंग के आंगन में लौट आए। लो, चावल की यह आधी बोरी तुम्हारे और शियाओ यान के लिए कुछ दिनों तक चलेगी। अगर और चाहिए तो शानबो से पूछ लेना। लू किंग, चर्बी का यह आधा जार तुम्हारे लिए कुछ समय तक चलेगा, है ना? ये लो, नमक से भरी एक छोटी बांस की नली, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी पत्नी ने आज सुबह कुछ फ्लैट ब्रेड बनाई थी, वे काफी देर तक चलती हैं और पेट भी भर देती हैं। क्या इतना काफी है? ग्रामीणों द्वारा लाई गई वस्तुओं को देखकर लू किंग बहुत भावुक हो गई। उसने बार बार झुककर प्रणाम किया। ये काफी है, धन्यवाद चाचा जी। फिर उसने बाल्टी से मुट्ठी भर छोटी मछलियां निकाली और उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पलक झपकते ही बाल्टी में मौजूद आधी से ज्यादा मछलियां गायब हो गईं। कृपया मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इन मछलियों को स्वीकार करें। गांव वालों ने हाथ हिलाकर कहा, हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये मछलियां आपकी मेहनत का फल हैं, इन्हें आप और शियाओ यान के लिए रखिए। शियाओ यान और मैं इतना नहीं खा सकते, मौसम गर्म है और मछली ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हमारे घर में मुर्गियां या बत्तखें नहीं हैं, इसलिए मछली जल्दी खराब हो जाएगी। कृपया इन्हें ले जाए ताकि बर्बादी ना हो। किसी जवाब का इंतजार किए बिना लू किंग ने पत्तों में लिपटी मछली ग्रामीणों को सौंप दी। ठीक है, तो हम मना नहीं करेंगे। जिन ग्रामीणों ने अपने अतिरिक्त अनाज का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया था, उन्हें मछली मिलने के बाद काफी अच्छा महसूस हुआ। ग्रामीणों को विदा करने के बाद लू किंग ने राहत की सांस ली। उन्होंने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्य से गांव वाले दयालु थे, अन्यथा वह अनाज मांगने की हिम्मत नहीं करता। अब इस भोजन के साथ उसे और शियाओ यान को अगले 10 दिनों तक भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह अतिरिक्त समय उसे इस दुनिया में जीवित रहने का तरीका समझने में मदद करेगा। भाई, इन फ्लैटब्रेड की खुशबू तो लाजवाब है। लू किंग जब सोच रहा था, तभी शियाओ यान की आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। नीचे देखने पर उसने पाया कि छोटी बच्ची जमीन पर बैठी हुई थी और गांव वालों में से एक द्वारा लाई गई रोटी को देखकर उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसने एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर शियाओ यान को दे दिया। अच्छी बच्ची बनो शाओ यान, जब तक मैं खाना बना रही हूँ, इसे खा लो। ठीक है भाई। शियाओ यान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और खुशी खुशी रोटी का टुकड़ा चबाने लगी। बच्चे को शांत करने के बाद लू किंग रसोई में काम में जुट गया। सबसे पहले उसने चावल धोकर भाप में पकने के लिए रख दिए। फिर उसने लगभग आधा पौंड छोटी मछली को साफ करके उसके अंदर के भाग निकाल दिए। जब वह मछली तलने के लिए तैयार हुआ तो उसे एक समस्या का एहसास हुआ। रसोई में खाना पकाने का कोई बर्तन नहीं था। लू किंग को याद आया कि मूल मालिक ने कुछ समय पहले अनाज खरीदने के लिए लोहे का बर्तन बेच दिया था। अब चावल पकाने के लिए केवल एक मिट्टी का बर्तन था, खाना पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। आह भरते हुए लू किंग बाहर गया और एक सपाट पत्थर की पटिया ढूंढ लाया। उसे साफ करने के बाद उसने उसे गर्म करने के लिए आग पर रख दिया। जब पत्थर गर्म हो गया तो उसने सावधानीपूर्वक एक ग्रामीण द्वारा लाए गए जार से एक छोटा चम्मच चर्बी निकाली। जैसे ही चर्बी पत्थर पर गिरी, वह चटकने की आवाज के साथ पिघल गई, जिससे एक सुगंधित खुशबू फैल गई। अध्याय 7। तेल तैयार देखकर लू किंग ने एक एक करके छोटी मछलियों को कड़ाही में रखना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें तलने लगी। दरअसल तलने से पहले तेल में थोड़ा नमक डालना बेहतर होता है, क्योंकि इससे मछली कड़ाही से चिपकती नहीं है। लेकिन लू किंग ने पहले ही ध्यान दिया था कि चाचा द्वारा लाया गया नमक बहुत मोटा था और मछली को सीधे तलने के लिए अनुपयुक्त था। आंच को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करते हुए लू किंग ने मछली को धीरे धीरे तला। उस मनमोहक सुगंध ने शियाओ यान को आकर्षित किया, जिसने पहले ही अपने पैनकेक खत्म कर लिए थे, जिससे वह बैठ गई और पत्थर की पटिया पर रखी मछली को ध्यान से देखने लगी। उसे इस हालत में देखकर लू किंग को दिल में दर्द का अनुभव हुआ। उसने छोटी बच्ची के बालों को सहलाया। शियाओ यान, थोड़ा और इंतजार करो, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। ठीक है। जियाओ यान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। भाई, मछली की खुशबू बहुत अच्छी है। अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो बाद में और खा लेना। मैंने आज तुम्हारे लिए पेट भरकर खाने के लिए काफी मछलियां पकड़ी हैं। जब बर्तन में चावल पक गए, तब तक लू किंग मछली तलने का काम लगभग पूरा कर चुकी थी।
उसने मछलियों को उठाया और उन्हें एक कटोरे में रख दिया। उसने कुछ नमकीन पानी उबाला और उसे मछली पर छिड़क दिया। इस प्रकार खारे पानी की तली हुई मछली का एक साधारण व्यंजन तैयार हो गया। लू किंग ने चावल के 2 कटोरे परोसे और उन्हें मेज पर रख दिया। शियाओ यान, खाने का समय हो गया है। मैं यहीं हूँ भाई। छोटी बच्ची पहले से ही खाने की मेज पर इंतजार कर रही थी। लू किंग ने कुर्सी में एक छोटा स्टूल जोड़ा और शियाओ यान को उस पर बिठा दिया ताकि वह अपने कटोरे तक पहुंच सके। फिर उसने उसके चावल पर कुछ छोटी मछलियां रख दी जिनमें ज्यादा हड्डियां नहीं थीं। खाओ नन्हे पेटू, हड्डियों को थूकना मत भूलना और गले में न फंसने देना। मुझे पता है भाई। कुछ देर से लार टपका रही छोटी बच्ची ने तुरंत एक छोटी तली हुई मछली उठाई और उसे अपने मुंह में डालकर चूहे की तरह तेजी से चबाने लगी। सौभाग्य से लू किंग ने उसे कम हड्डियों वाली मछली दी थी, अन्यथा उसका दम घुट जाता। एक छोटी मछली खाने के बाद नन्ही बच्ची की आंखें चौड़ी हो गईं। भाई, ये मछली तो बहुत ही स्वादिष्ट है, माँ के बनाए खाने से भी बेहतर। ये सुनकर लू किंग को खुशी नहीं हुई बल्कि थोड़ी उदासी महसूस हुई। इस मछली में बस थोड़ा सा तेल और खारा पानी था। तेल बचाने के लिए तलते समय उसने ज्यादा तेल इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं की। इस तरह की साधारण तली हुई मछली का स्वाद चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह इतनी स्वादिष्ट नहीं हो सकती। जब भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। ये कल्पना करना कठिन है कि इस दौरान शियाओ यान ने कितना कुछ सहा होगा कि उसे इतना साधारण व्यंजन इतना स्वादिष्ट लगा। लेकिन लू किंग ने इसे जाहिर नहीं किया। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, अगर अच्छा लगे तो और खाओ शियाओ यान। ठीक है। छोटी बच्ची ने एक बड़ा निवाला लिया। उसके गाल फूल गए, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सिर हिला रही थी। लू किंग मुस्कुराया और खुद भी मछली का एक टुकड़ा खा लिया। मछली खाने के बाद उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। मछली उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। शायद इसका कारण ये था कि प्राचीन वातावरण प्रदूषित नहीं था, जिसके कारण नदी की मछलियां बहुत अच्छी थीं। इसलिए मसालों की कमी के बावजूद मछली ताज़ी और स्वादिष्ट थी और उसका अपना अनूठा स्वाद था। दोनों भाई बहन बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। देखते ही देखते बर्तन में रखे चावल और तली हुई छोटी मछलियों से भरा कटोरा सब खत्म हो गया। बेशक इसका अधिकांश भाग लू किंग के पेट में चला गया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fra.net वेबसाइट खोजें। चाहे शियाओ यान को कितनी भी भूख लगी हो, वह तो सिर्फ 6 या 7 साल की बच्ची थी जिसकी भूख सीमित थी। इसके अलावा लू किंग ने जानबूझकर अपने भोजन की मात्रा को नियंत्रित किया ताकि वह अधिक खाने और बीमार होने से बच सके। भाई, शियाओ यान का पेट भर गया है। छोटी बच्ची ने अपना कटोरा नीचे रख दिया और संतुष्ट दिखते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा। शियाओ यान को इतने लंबे समय से इतना भरा हुआ महसूस नहीं हुआ था। अब जब आपका पेट भर गया है तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए और इधर उधर मत भागिए। मैं बर्तन धो देता हूँ, लू किंग ने निर्देश दिए और फिर सफाई शुरू कर दी। शियाओ यान भाई की मदद करेगा। छोटी बच्ची स्टूल से कूद गई। कोई जरूरत नहीं, बस बैठो और आराम करो, लू किंग ने मना कर दिया। इसलिए जियाओ यान को आज्ञाकारी रूप से स्टूल पर बैठना पड़ा और लू किंग को अपने काम में व्यस्त देखना पड़ा। बच्चे नींद में हैं। जब तक लू किंग सफाई पूरी करके बाहर आए तब तक छोटी बच्ची को नींद आने लगी थी। लू किंग मुस्कुराई और धीरे से उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गई। भाई, अगली बार शियाओ यान तुम्हारे साथ मछली पकड़ने जाना चाहती है। मछली बहुत स्वादिष्ट होती है। जैसे ही उसने बच्ची को बिस्तर पर लिटाया, छोटी बच्ची नींद में ही कुछ बुदबुदाए। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें मछली पकड़ने ले चलूंगा। लू किंग ने प्यार से उसे पाबंद लगे रजाई से ढक दिया और धीरे से कहा। अपने भाई के वादे से आश्वस्त होकर शियाओ यान ने और कुछ नहीं कहा और गहरी नींद में सो गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह सो रही है, लू किंग चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और दालान में एक साधारण सोफे पर बैठ गई। उसे सुकून का एहसास हुआ। वह दिन भर व्यस्त रहा था। उसका शरीर हालांकि अभी अभी ठीक हो रहा था, फिर भी कमजोर था। भूख से बेहाल होने के बावजूद उसने मछली पकड़ने और खाना पकाने का काम करके कड़ी मेहनत की थी। ये कहना कि वह थका हुआ नहीं था, झूठ होगा। अब लाउंज चेयर पर लेटे हुए उन्हें काफी आराम महसूस हो रहा था। उसे नींद भी आने लगी, लेकिन उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। अभी भी कुछ चीजें थीं जिनके बारे में उसे सोचना बाकी था। आज की गतिविधियों, ग्रामीणों के साथ बातचीत और अपने मन में बसी यादों के आधार पर लू किंग ने मूल रूप से अपने वर्तमान परिवेश की प्रकृति का अनुमान लगा लिया था। सबसे पहले, यह निस्संदेह प्राचीन चीन के समान एक दुनिया थी। इसके अलावा यह अपेक्षाकृत कम उत्पादकता का युग था। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि लोहे का बर्तन भी एक दुर्लभ वस्तु थी, लेकिन उनका ज्ञान बस इतना ही था। वह इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। उदाहरण के लिए, सामाजिक संरचना, शक्तियों का वितरण और इस दुनिया में सत्ता किसके पास है, ये सब बातें अभी भी उसके लिए स्पष्ट नहीं थीं। उसे बस इतना पता था कि वहाँ कोई अदालत या सरकारी कार्यालय नहीं थे। कम से कम मूल मालिक की स्मृति में तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। बेशक ये पुनर्तः सत्य नहीं था। आखिरकार मूल मालिक तो एक साधारण सा गांव का लड़का था जिसने कभी गांव नहीं छोड़ा था। उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उनके मन में ये अवधारणाएं कैसे आ सकती थीं? हालांकि भले ही वह अदालत या सरकारी कार्यालयों के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वहाँ कस्बे थे। ग्रामीणों ने पास के कस्बे के बाजार से कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीदी। नमक और लोहा जैसी वस्तुएं आमतौर पर केवल कस्बों में ही उपलब्ध होती थीं, और इन शहरों के सबसे शक्तिशाली लोगों को नगर स्वामी कहा जाता था।
दुर्भाग्यवश मूल मालिक 15 वर्ष का होने के बावजूद कभी शहर नहीं गया था, इसलिए लू किंग को ये पता नहीं था कि शहर कैसे थे। लगता है मुझे मौका मिलते ही शहर जाना चाहिए, लू किंग ने मन ही मन बुदबुदाया। इस दुनिया को पर्याप्त रूप से समझने के बाद ही वह भविष्य के लिए सर्वोत्तम मार्ग का निर्णय कर सकता था। बेशक इस बारे में अभी सोचना थोड़ा जल्दबाजी होगी। सबसे जरूरी काम था खुद का और शियाओ यान का भरण पोषण करने का तरीका ढूंढना। आखिरकार आज उस पर ग्रामीणों का बहुत कर्ज था और इन कर्जों को चुकाना जरूरी था, और इस समय उनका सबसे बड़ा सहारा निस्संदेह उनकी विशेष क्षमता ही थी। उसकी क्षमता क्या कर सकती है? लू किंग चुपचाप सोच में डूबी रही। अचानक उसके मन में एक नाम आया। अध्याय 8। लू किंग के मन में एक दयालु, दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की छवि उभर आई। बूढ़े डॉक्टर चेन। ये बुजुर्ग चिकित्सक आसपास के कई गांवों के लिए इकलौता डॉक्टर था। उनकी चिकित्सा क्षमता उत्कृष्ट थी। चमत्कारिक तो नहीं, लेकिन वे सिरदर्द, सर्दी, जुकाम और चोट जैसी सामान्य बीमारियों का बड़ी कुशलता से इलाज कर सकते थे और शायद ही कभी असफल होते थे। इसलिए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि कस्बे के धनी परिवार भी अक्सर उनकी सेवाएं लेते थे। ऐसे व्यक्ति का गांव में विशेष स्थान होता था। लगभग किसी भी ग्रामीण ने उसे किसी भी प्रकार का अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। लू किंग के शरीर का मूल मालिक एक भोला भाला युवक था जिसकी दृष्टि सीमित थी और उसे कई चीजों की बहुत कम जानकारी थी। हालांकि कुछ सोचने के बाद लू किंग ने कुछ असामान्य बात देखी। उदाहरण के लिए बूढ़े डॉक्टर चेन की उम्र काफी अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन वे अभी भी बहुत चुस्त दुरुस्त थे और अक्सर अकेले ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए गहरे पहाड़ों में जाया करते थे। ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया के पहाड़ उसके पिछले जीवन के उन पर्यटन स्थलों की तरह नहीं थे जिनका विकास हो चुका था। ये सचमुच के विशाल और प्राचीन पर्वत थे। विषैले कीड़ों, सांपों, भेड़ियों और बाघों से भरे होने के कारण वे बेहद खतरनाक थे। यहाँ तक कि अनुभवी शिकारी भी जंगलों में बहुत गहराई तक जाने का साहस नहीं करते थे। फिर भी बुजुर्ग डॉक्टर चेन जैसी शख्सियत का ऐसी जगहों पर सुरक्षित रूप से आना जाना संभव था, जो वास्तव में असाधारण बात थी। लू किंग को उसकी क्षमताओं के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। अगर वह डॉक्टर चेन के कुछ चिकित्सीय कौशल सीख सके तो बहुत अच्छा होगा। उनकी विशेष क्षमता के कारण वे हर चीज की बुनियादी जानकारी देख सकते थे। इसका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करने के लिए करना त्रुटिहीन होगा। ये चिकित्सा कौशल का पूर्णतया पूरक होगा। अगर वह बूढ़े डॉक्टर चेन से थोड़ा बहुत सीख ले तो उसका और शियाओ यान का भविष्य कुछ हद तक सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन वह बूढ़े डॉक्टर चेन से कैसे सीख सकता था? जैसे ही लू किंग इस बारे में सोचने लगा, उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से झुकने लगीं। अंततः उसका शरीर कमजोर था और थकान को सहन करने की उसकी इच्छाशक्ति असमर्थ थी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। अंत में वह बिना कोई अच्छा विचार सोचे ही सो गया। हालांकि लू किंग के आश्चर्य के लिए इससे पहले कि वह बूढ़े डॉक्टर चेन से संपर्क करने का कोई तरीका सोच पाता, डॉक्टर खुद उसके पास आ गया। लाउंज चेयर पर लेटे लेटे लू किंग सो रहे थे। नींद में डूबे हुए उन्हें लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। फिर उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। वह अचानक चौंक कर जाग गया। लू किंग, तुम जाग गए हो। बूढ़े डॉक्टर चेन तुम्हारी जांच कर रहे हैं। एक तेज आवाज सुनाई दी। लू किंग को ये नाम जाना पहचाना लगा। शायद बगल वाले घर का बूढ़ा झांग ही होगा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर वह अचानक सतर्क हो गया और उसने अपनी आंखें खोल लीं। बूढ़े डॉक्टर चेन। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि उसके बगल में दो बूढ़े आदमी खड़े थे और एक बैठा हुआ था। बैठा हुआ व्यक्ति दुबला पतला और दयालु दिख रहा था। बूढ़े डॉक्टर चेन के अलावा और कौन हो सकता था? हिलो मत, पहले मुझे तुम्हारी नब्ज जांचने दो। लू किंग को उठने की कोशिश करते देख बूढ़े डॉक्टर चेन ने नरमी से कहा। लू किंग तुरंत स्थिर हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि बूढ़े डॉक्टर चेन का हाथ उसकी कलाई पर था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बेहोशी की हालत में उसे किसी के द्वारा हाथ पकड़े जाने का एहसास हुआ। वह बूढ़ा डॉक्टर चेन था जो उसकी नब्ज की जांच कर रहा था। बूढ़े डॉक्टर को नब्ज जांचने के लिए दोबारा आंखें बंद करते देख लू किंग हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई और आज्ञाकारी होकर सोफे की कुर्सी पर लेटी रही, यह महसूस करते हुए कि इसमें कुछ समय लगेगा। लू किंग ने रहस्यमय स्वभाव वाले बूढ़े डॉक्टर चेन को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। पहली नजर में डॉक्टर उसे पहले से भी ज्यादा सौम्य लगा। उसका दुबला पतला शरीर एक अलौकिक, लगभग दूसरी दुनिया की आभा बिखेर रहा था। इसे देखते ही मन को सुकून का एहसास हुआ। हालांकि इस समय उनका चेहरा गंभीर था, भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मानो वे किसी कठिन समस्या का सामना कर रहे हों। जब लू किंग चुपचाप बूढ़े डॉक्टर चेन को देख रहा था, तभी अचानक उसने डॉक्टर के चारों ओर एक हल्की लाल चमक देखी। चेन सोंग किंग, चिकित्सा में विशेषज्ञ, दयालु, कई लोगों द्वारा सम्मानित, एक उत्कृष्ट वृद्ध चिकित्सक, साधना, ऊर्जा शोधन में महारत हासिल, प्रसवोत्तर आंतरिक अंगों का चरण। यह क्या था? लू किंग की आंखें चौड़ी हो गईं, न केवल डॉक्टर के चारों ओर फैली हल्की लाल चमक के कारण, बल्कि निम्नलिखित विवरण के कारण भी। जागने के बाद से इस दौरान लू किंग ने धीरे धीरे अपनी क्षमता के कुछ पैटर्न को समझ लिया था। उसकी क्षमता के तहत सामान्य चीजें आमतौर पर एक धूसर चमक के साथ दिखाई देती थीं। औषधीय जड़ी बूटियों जैसी अधिक विशेष वस्तुओं में सफेद चमक दिखाई दी, लेकिन मनुष्य हमेशा सफेद चमक के साथ दिखाई देते थे, कम से कम वे लोग जिनसे वह गांव में मिला था। केवल तीव्रता में अंतर था, वयस्कों के लिए सबसे अधिक, बच्चों के लिए कम और बुजुर्गों के लिए सबसे कम। लू किंग ने अनुमान लगाया कि यह किसी व्यक्ति की ऊर्जा या जीवन शक्ति से संबंधित हो सकता है।
आखिरकार वयस्कों में आमतौर पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जबकि बुजुर्गों में सबसे कम। लेकिन बूढ़े डॉक्टर चेन के प्रदर्शन ने उनकी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। वह चमक अभूतपूर्व लाल रंग की थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण इसके बाद का विवरण। खेती। क्या आपने ची रिफाइनिंग में महारत हासिल कर ली है? क्या आप प्रसवोत्तर आंतरिक अंगों के विकास के चरण में हैं? इसका क्या अर्थ था? क्या ये संभव है कि जिस दुनिया में वह था वह प्राचीन चीन जैसी नहीं बल्कि एक अधिक रहस्यमय दुनिया थी जहाँ साधना की जा सकती थी? इस अचानक हुए खुलासे से लू किंग का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही वह डॉक्टर से और अधिक जानकारी प्राप्त करने और आगे अवलोकन करने की इच्छा कर रहा था, अचानक बूढ़े डॉक्टर चेन ने अपनी आंखें खोल दी। लू किंग की घबराहट और सदमे को देखकर डॉक्टर ने पहले तो भौहें चढ़ाईं, फिर शांत हो गए। उन्होंने नरमी से आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं बस तुम्हारी नब्ज जांच रहा हूँ। उसे गलतफहमी हो गई थी। उसे लगा कि नब्ज जांचते समय उसके गंभीर चेहरे को देखकर लू किंग डर गई थी। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए मौके का फायदा उठाते हुए लू किंग ने कुछ घबराते हुए पूछा, दादाजी चेन, मेरी बीमारी कैसी है? क्या मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ? पास ही खड़े बूढ़े झांग ने भी आशा भरी निगाहों से बूढ़े डॉक्टर चेन को देखा। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े डॉक्टर चेन ने जवाब दिया, जी हाँ, आपकी बीमारी ठीक हो गई है। हालांकि आप अभी भी थोड़े कमजोर हैं, लेकिन उचित देखभाल से आप ठीक हो जाएंगे। सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। लू किंग, जल्दी करो और डॉक्टर चेन को धन्यवाद दो। उनकी दवा के बिना तुम शायद जाग ही न पाती। बूढ़े झांग ने खुशी से कहा, धन्यवाद दादाजी चेन। लू किंग सोफे से उठी और घुटने टेककर प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ी। आखिरकार उस बूढ़े डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी। उस दवा के कटोरे के बिना शायद वह यादों के विलय की अवधि में जीवित नहीं रह पाता। केवल इसी कारण से वृद्ध डॉक्टर चेन कृतज्ञता के पात्र थे। लेकिन बूढ़े डॉक्टर चेन ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका ठीक होना आपकी अपनी किस्मत की वजह से हुआ है। मैंने तो बस वही किया जो मैं कर सकता था। बूढ़े डॉक्टर चेन विनम्रता नहीं दिखा रहे थे। सच तो ये है कि वह अब भी काफी हैरान था। जब लू किंग बीमार पड़ गया तो वह सचमुच उससे मिलने आया था। उस समय लू किंग गंभीर रूप से बीमार थी। उसकी हड्डियां तक ठंडी पड़ गई थीं। वह मुश्किल से सांस ले रही थी और मृत्यु के कगार पर थी। यहाँ तक कि एक सच्चे चिकित्सक संत के लिए भी उसे बचाना मुश्किल होता। एक चिकित्सक की करुणावश उन्होंने फिर भी एक कटोरी दवा दी, जिसमें कई बहुमूल्य जड़ी बूटियां मिलाई गई थीं। उसका इरादा केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था और बाकी सब भाग्य पर छोड़ देना था। उन्होंने जो जड़ी बूटियां मिलाईं, वे वास्तव में शहर के कुछ धनी ग्राहकों के लिए आरक्षित थीं। परिणामस्वरूप उसे अगले दिन पहाड़ों में जाकर जल्दबाजी में और अधिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी पड़ी ताकि वह अपना भंडार फिर से भर सके। उसने सोचा था कि लू किंग बच नहीं पाएगी, लेकिन जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लौटने पर उसने गांव में अफवाहें सुनी कि लू किंग ठीक हो गई है। वह न केवल बिस्तर से उठ सकता था, बल्कि नदी में मछली भी पकड़ सकता था। आश्चर्यचकित होकर वह स्वयं देखने के लिए दौड़ पड़ा। जब वह पहुंचा तो संयोगवश उसकी मुलाकात बूढ़े झांग से हुई, जो अभी अभी खेतों से लौटा था, और वे दोनों साथ में घर में दाखिल हुए। पहले तो उन्हें लगा कि ग्रामीणों की बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, लेकिन अब लू किंग की नाड़ी की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि वे बातें पूरी तरह से सच थीं। लू किंग की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ बची हुई कमजोरी को छोड़कर पहले के सभी लक्षण गायब हो गए थे। इससे बूढ़े डॉक्टर चेन बेहद आश्चर्यचकित रह गए। अध्याय 9। क्या ऐसा हो सकता है कि कल मुझसे कोई गलती हुई हो? लू किंग को मासूमियत भरे चेहरे से देखते हुए बूढ़े डॉक्टर चेन को पहली बार अपने चिकित्सीय कौशल पर संदेह हुआ। हालांकि उन्होंने तुरंत इस विचार को अपने मन से निकाल दिया। उन्हें अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता पर पूरा भरोसा था। कल लू किंग वास्तव में गंभीर रूप से बीमार थे। उनके द्वारा इस बात का गलत निदान करने की कोई संभावना नहीं थी। लू किंग के रातों रात ठीक होने के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर होगा, लेकिन ये रहस्य उसकी समझ से परे था। बूढ़े डॉक्टर चेन ने गहन चिंतन किया, लेकिन फिर भी उन्हें इसका हल नहीं मिल पाया। अंततः वह इसका श्रेय केवल लू किंग के सौभाग्य को ही दे सकता था, और यह कि उसका भाग्य अंत के लिए निर्धारित नहीं था। साथ ही उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि मानव शरीर के कई रहस्यों को उजागर करने के लिए उनके चिकित्सा कौशल पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं थे। यदि उनमें एक महान गुरु की क्षमता होती जो हर छोटी से छोटी बात को समझ सकते, तो शायद उन्हें पता चल जाता कि लू किंग कैसे ठीक हुए। ये सोचते हुए बूढ़े डॉक्टर चेन ने लू किंग की ओर देखा और अचानक कहा, लू किंग, हालांकि आपकी बीमारी में सुधार हुआ है, फिर भी आपका शरीर थोड़ा कमजोर है। कल से हर 3 दिन में मेरे पास आना। मैं आपको एक्यूपंक्चर दूंगा, जिससे आपकी जीवन शक्ति बढ़ेगी। लू किंग के कुछ बोलने से पहले ही पास खड़े अंकल झांग खुशी से झूम उठे। लू किंग, जल्दी से डॉक्टर चेन को धन्यवाद कहो, वो बहुत कम लोगों का एक्यूपंक्चर करते हैं। लू किंग हिचकिचाई और बोली, लेकिन मेरे पास घर पर अब कुछ नहीं है और मैं चिकित्सा खर्च वहन नहीं कर सकती। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बूढ़े डॉक्टर चेन ने कहा। आपकी बीमारी में एक अनोखे तरीके से सुधार हुआ है, और हो सकता है कि अभी भी कुछ छिपे हुए खतरे हों जिनका मैं निदान नहीं कर पा रहा हूँ। एक्यूपंक्चर से मुझे कुछ चिकित्सीय सिद्धांतों की पुष्टि करने में मदद मिलेगी, जिससे मुझे भी लाभ होगा। ये देखकर कि बूढ़े डॉक्टर चेन ने जोर दिया, लू किंग केवल उन्हें धन्यवाद दे सकी। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी चेन। दरअसल वह बूढ़े डॉक्टर चेन के करीब आने का मौका न मिलने को लेकर चिंतित था। अब इससे उसे एक वजह मिल गई। जहाँ तक उनकी बीमारी में सुधार की बात है, सच कहूँ तो उन्हें खुद भी इसका यकीन नहीं था। शायद जब उसकी यादें आपस में जुड़ गईं तो ये समस्या ठीक हो गई।
या शायद उसके भीतर मौजूद किसी विचित्र शक्ति ने उसे ठीक कर दिया हो। वैसे भी उसे नहीं लगता था कि बूढ़ा डॉक्टर चेन इसका निदान कर पाएगा। इसके अलावा उसे बूढ़े डॉक्टर से किसी प्रकार की दुर्भावना का आभास नहीं हुआ। अपनी क्षमताओं के बल पर वह अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। चूंकि ऐसी स्थिति थी, इसलिए उन्होंने एक उच्च कुशल चिकित्सक की मदद से स्वस्थ होने की सुविधा सहर्ष स्वीकार कर ली। लू किंग को सहमत होते देख बूढ़े डॉक्टर चेन भी मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपना पूरा जीवन चिकित्सा को समर्पित कर दिया था और शायद ही कभी उन्हें कोई ऐसा मामला मिला हो जिसे वे समझ न सकें। इसी वजह से उन्हें लू किंग के शरीर के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उनके लिए लू किंग को ठीक होने में मदद करना एक सरल कार्य था। अगर इससे उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में कुछ नई जानकारी मिल सके तो वे खुश होंगे। तो अब मैं वापस चलता हूँ। याद रखना, कल सुबह एक्यूपंक्चर के लिए आना। लू किंग से मिलने के बाद बूढ़े डॉक्टर चेन जाने के लिए तैयार थे। आज उन्होंने जो जड़ी बूटियां एकत्र की, उन्हें समय पर सुखाना आवश्यक था, अन्यथा वे विशिष्ट रोगी के लिए तैयार नहीं होंगी। दादाजी चेन, चाचा झांग, एक पल रुकिए। दोनों बुजुर्गों को जाते देख लू किंग झटपट उठी, रसोई में भागी और छोटी मछलियों के 2 कटोरे लेकर आए। दादाजी चेन, चाचा झांग, मैंने ये मछलियां आज सुबह पकड़ी हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया इनमें से कुछ घर ले जाकर चख लें। अंकल झांग ने छोटी मछलियों से भरे 2 कटोरे देखे। जब मैं थोड़ी देर पहले लौटा था तो मैंने ग्रामीणों को तुम्हारी मछली पकड़ने के बारे में बात करते सुना था। लू किंग, क्या मछली पकड़ने के लिए केंचुओं का उपयोग करने की यह विधि तुम्हारे पिता की पुरानी देन है? हाँ, मेरे पिताजी ने पहले भी मुझसे इसका जिक्र किया था। लू किंग इस स्पष्टीकरण का उपयोग करने में काफी कुशल हो गया था। अरे बेवकूफ! अप्रत्याशित रूप से अंकल झांग कुछ परेशान हो गए। चूंकि यह तुम्हारे पिता की छोड़ी हुई विधि है, इसलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। तुम गांव में सबको कैसे बता सकते हो? अगर वे सब मछली पकड़ने चले गए और नदी की सारी मछलियां पकड़ लीं, तो तुम और शाओ यान आगे क्या खाओगे? कोई बात नहीं अंकल झांग, जब तक मैं यहाँ हूँ शियाओ यान भूखी नहीं रहेगी। लू किंग ने बेपरवाही से कहा। मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था। अगर सिर्फ एक ही चारा जानने से हमेशा मछली पकड़ने की गारंटी मिल जाती तो उनके पिछले जीवन में इतने सारे मछुआरे खाली हाथ नहीं लौटते। इसके अलावा वह प्रकृति की लचीलेपन को समझते थे। केवल प्राकृतिक मछली पकड़ने पर निर्भर रहने से नदी की मछलियों की संख्या में कमी आना संभव नहीं है। लेकिन अंकल झांग को इन बातों का पता होना नामुमकिन था। लू किंग के उदासीन रवैये को देखकर वह चिंतित और असहाय दोनों महसूस कर रहा था। अंत में वह केवल आह भरकर बोला, जब तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़ेगा तब तुम्हें समझ आएगा। दूसरी ओर बुजुर्ग डॉक्टर चेन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनके लिए ये मामूली मुद्दे थे जिनकी उन्हें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि लू किंग द्वारा पेश की गई मछली से वह काफी प्रसन्न था। उन्हें लू परिवार की मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी थी। ये छोटी मछलियां शायद लू किंग के पास देने के लिए एकमात्र मूल्यवान वस्तु थीं। संभवतः अगले कुछ दिनों के लिए उसका और उसकी बहन का भोजन भी। फिर भी उन्होंने बिना किसी झिझक के उन्हें दे दिया। इससे पता चलता है कि लू किंग एक कृतज्ञ बच्चा था। ऐसे नौजवान को कोई नापसंद नहीं कर सकता। इसलिए बूढ़े डॉक्टर चेन ने लू किंग के उपहार को अस्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि अंकल झांग ने भी लू किंग को हानि का एहसास कराने के लिए जानबूझकर मछली का दूसरा कटोरा ले लिया। दोनों बुजुर्गों को विदा करने और उनके चले जाने के बाद लू किंग घर लौट आए। ये सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई नहीं है, उसने राहत की गहरी सांस ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। जो घटना देखने में सामान्य सी लगती थी, उसने कई बार उसे बेचैन कर दिया था। एक ओर उसे इस बात का डर था कि कहीं ये बात उजागर न हो जाए कि वह असली लू किंग नहीं है। दूसरी ओर बूढ़े डॉक्टर चेन द्वारा दी गई जानकारी ने उन्हें चौंका दिया था। सौभाग्यवश आत्माओं के विलय और पुनर्जन्म का विचार इतना रहस्यमय था कि किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया। मूल लू किंग की यादों और जानबूझकर किए गए छिपाव के बल पर उसने अपना संयम बनाए रखा और कुछ भी प्रकट नहीं किया। इस बाधा को पार करने के बाद उनकी पहचान अधिक सुरक्षित हो गई थी। उसे विश्वास था कि कुछ और दिनों में भले ही उसका व्यक्तित्व बदल जाए, किसी को भी शक नहीं होगा कि वह असली लू किंग नहीं है। आखिरकार एक युवा व्यक्ति का स्वभाव स्वाभाविक रूप से चंचल होता है। उसने अपने माता पिता को खोने का आघात सहा था और मृत्यु के मुंह से वापस लौटा था। व्यक्तित्व में बदलाव होना पूरी तरह से स्वाभाविक था। इसलिए हालांकि बूढ़े डॉक्टर चेन और अंकल झांग के अचानक आने से वह चौंक गया, लेकिन इससे उसे एक अवसर भी मिला। ओल्ड डॉक्टर चेन द्वारा दी गई जानकारी से लू किंग को एहसास हुआ कि इस दुनिया के बारे में उसकी पिछली धारणाएं गलत हो सकती हैं। शुरू में उसे लगा कि वह प्राचीन चीन जैसी दुनिया में है, जहाँ लोग बिल्कुल उसी की तरह साधारण थे। लेकिन अभी अभी उसने बूढ़े डॉक्टर चेन में कुछ ऐसा देखा जो सामान्य ज्ञान से परे था। साधना, ची अभ्यास, लोकों, ये उन काल्पनिक मार्शल आर्ट की दुनिया के तत्व थे जहां लोग असाधारण कारनामे कर सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ऐसी ही किसी दुनिया में प्रवेश कर गया हो? लू किंग की भावनाएं जटिल हो गईं। डर, भ्रम और प्रत्याशा का भाव था। अध्याय 10। अचानक यह एहसास होने पर कि उसका पुनर्जन्म असाधारण शक्तियों से युक्त दुनिया में हो सकता है, लू किंग का हृदय आनंद और आश्चर्य दोनों से भर गया। आनंद का कारण चीनी वंश का होना था, जहां वीरता और शौर्य के जीवन की स्वाभाविक लालसा होती है। तलवार चलाना और वीरता के गीत गाना। ये सदमा इस बात के एहसास से आया कि शक्तिशाली व्यक्तियों को पैदा करने में सक्षम दुनिया एक सामान्य दुनिया की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होगी। कहावत है, मार्शल आर्ट में माहिर हीरो कानून को भी चुनौती दे सकता है।
एक बार किसी को शक्तिशाली क्षमताएं मिल जाएं, तो वह नियमों की अवहेलना करने लगता है। ताकतवर का क्रोध आसानी से कमजोरों को दुख पहुंचा सकता है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है। और अब वह एक कमजोर व्यक्ति था जो अपना बचाव करने में असमर्थ था। यदि उसका सामना किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति से हो जाए जो साधना में निपुण हो, तो वह पल भर में नष्ट हो सकता है। ये सोचकर लू किंग के मन में संकट का भाव उत्पन्न हो गया। उसकी कुछ प्रारंभिक योजनाओं में बदलाव करना आवश्यक था। लू किंग गहरी सोच में डूब गया और धीरे धीरे अपनी नई परिस्थितियों पर विचार करने लगा। अगली सुबह लू किंग ने नदी के झींगे का दलिया पकाया और शियाओ यान को जगाया। भाई बहन ने साथ में नाश्ता किया। भाई, झींगा का दलिया बहुत स्वादिष्ट है। चेहरे पर दलिया का एक टुकड़ा चिपका हुआ था, फिर भी वह छोटी बच्ची खुशी से लू किंग की ओर देखने लगी। जब तक आपको पसंद हो, धीरे धीरे खाएं, गले में अटकने से बचें। लू किंग ने अपने मुंह से दलिया निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। भाई, क्या हम आज मछली पकड़ने जा रहे हैं? शियाओ यान ने पूछा। आज नहीं, नाश्ते के बाद हम दादाजी चेन से मिलने जाएंगे। खाने पीने का इंतजाम हो जाने के बाद लू किंग ने अगले कुछ दिनों तक मछली पकड़ने का इरादा छोड़ दिया। वैसे भी उसने कल छोटे से मछली पकड़ने वाले स्थान से बहुत सारी मछलियां पकड़ी थीं, जिन्हें ठीक होने में समय लगेगा। बाकी 2 मछली पकड़ने वाले स्थानों की बात करें तो उसकी साधारण सी मछली पकड़ने वाली छड़ी शायद वहां काम नहीं आएगी। जब तक वह एक बेहतर छड़ी नहीं बना लेता, लू किंग ने वहां मछली पकड़ने की योजना नहीं बनाई थी। कोई चारा नहीं था, उनका परिवार बेहद गरीब था। हर एक संसाधन अनमोल था और उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। क्या हम दादाजी चेन से मिलने जा रहे हैं? शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। छोटी बच्ची कल पूरे दिन सोती रही और उसे पता ही नहीं था कि दादा चेन और बूढ़े झांग उससे मिलने आए थे। हाँ, क्या तुम जाना चाहते हो? लू किंग ने पूछा। आमतौर पर बच्चों में डॉक्टरों के प्रति स्वाभाविक भय होता है और लू किंग को यकीन नहीं था कि जियाओ यान भी ऐसा ही महसूस करती है या नहीं। मैं चाहती हूँ टिल्डा, छोटी बच्ची ने गंभीरता से कहा। दादाजी चेन बहुत दयालु हैं। उन्होंने आपका इलाज किया। भाई, मैंने अभी तक उन्हें धन्यवाद नहीं दिया है। लू किंग मुस्कुराई और बोली, हाँ, हम साथ मिलकर दादाजी चेन को धन्यवाद देने जाएंगे। नाश्ते के बाद लू किंग ने दरवाजा बंद कर दिया और शियाओ यान को बाहर ले गई। दादा चेन गांव में नहीं रहते थे, बल्कि गांव के पीछे एक पहाड़ी पर आधे रास्ते में बने एक छोटे से आंगन में रहते थे। लू किंग शियाओ यान को रास्ते पर आगे ले जा रही थी। दूर से ही उन्हें पहाड़ी के आधे रास्ते पर एक एकांत छोटा सा आंगन दिखाई दे रहा था, जिससे मन को शांति का आभास हो रहा था। आधे रास्ते तक पहुंचने पर लू किंग ने आंगन के सामने एक आकृति को हिलते डुलते देखा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक चुप हो गया और शियाओ यान को चुप रहने का इशारा किया। दादा चेन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। लू किंग उस मार्शल आर्ट को पहचान नहीं पाया, लेकिन वह कुछ हद तक ताई ची जैसी लग रही थी, जिसका अभ्यास उसके पिछले जीवन में बुजुर्ग लोग पाकों में किया करते थे। उसकी हरकतें धीमी और सधी हुई थीं। हालांकि कुछ ही पलों में लू किंग ने कुछ अलग देखा। दादाजी चेन की दिखने में कोमल और सौम्य हरकतों में एक छिपी हुई शक्ति थी, जो पानी की तरह बहती हुई और काफी प्रभावशाली लग रही थी। लू किंग मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। तभी अचानक उसकी दृष्टि में एक पंक्ति दिखाई दी। क्या आप मार्शल आर्ट तकनीक का पता लगा रहे हैं? क्या आप इसका अनुकरण करना चाहेंगे? लू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसकी इस क्षमता का ऐसा भी कोई कार्य था? दादा चेन को, जो अभी भी अपने अभ्यास में लीन थे, देखकर लू किंग ने अपने बेतहाशा धड़कते दिल को दबाया और मन ही मन हाँ का विकल्प चुना। सिमुलेशन शुरू हो गया है। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%। प्रगति पट्टी को अपनी दृष्टि में चुपचाप ऊपर नीचे होते देख लू किंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी क्षमता में दूसरों की मार्शल तकनीकों का अनुकरण करने का कार्य भी शामिल होगा। कल ही तो वह इस दुनिया की साधना पद्धतियों तक पहुंच न पाने के कारण परेशान था, और अब ऐसा लग रहा था मानो उसे सोते समय तकिया दे दिया गया हो। लू किंग ने सिमुलेशन की प्रगति पर नजर रखते हुए दादा चेन की हरकतों पर अपनी निगाहें जमाए रखीं। 48%, 49%, 50%। जब सिमुलेशन की प्रगति 50% तक पहुंच गई, तो ये रुक गया और टेक्स्ट गायब हो गया। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि दादा चेन ने अपना अभ्यास समाप्त कर लिया था। लू किंग को निराशा हुई। अगर वह थोड़ा पहले आ जाता, तो शायद वह मार्शल आर्ट के पूरे सेट का अनुकरण करने में सक्षम हो जाता। अब 50% पर अटके रहना काफी निराशाजनक लग रहा था। हालांकि लू किंग ने तुरंत अपनी सोच को बदल लिया। अपनी क्षमता के नए कार्य की खोज करना ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दादाजी चेन की मार्शल तकनीक की बात करें तो उनके पास भविष्य में इसे पूरा करने के लिए काफी समय था, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दादा चेन ने अपना अभ्यास समाप्त किया, गहरी सांस ली और फिर लू किंग और शियाओ यान की ओर देखा। दरअसल वह काफी समय से जानता था कि दोनों भाई बहन आसपास ही हैं। हालांकि सुबह अभ्यास करना उसकी आदत थी, इसलिए उसने अभ्यास करना बंद नहीं किया था। तुम यहाँ हो, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? दादाजी चेन ने स्नेहपूर्वक पूछा। जी हाँ, हमारे पास है, लू किंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। शियाओ यान आगे बढ़ी और दादाजी चेन का हाथ पकड़कर बोली, दादाजी चेन, मेरे भाई का इलाज करने के लिए आपका धन्यवाद। हे नन्ही बच्ची, तुम्हें खुद को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उस दिन तुम जोर जोर से रोई न होती, तो मैं घर में जाकर देखने नहीं जाती। दादा चेन ने भावुक होकर शियाओ यान के सिर पर थपथपाया। उस दिन गांव में घूमते हुए उसने शियाओ यान के रोने की आवाज सुनी और दयावश ये देखने के लिए घर में गया कि क्या हुआ है। तब उसे पता चला कि लू किंग गंभीर रूप से बीमार है।
मुझे खुद को धन्यवाद क्यों देना चाहिए, दादा चेन ने ही तो भाई को ठीक किया था, छोटी बच्ची ने हैरानी से कहा। इसका पूरा श्रेय मुझे नहीं जाता, तुम्हारे भाई का ठीक होना उसकी अच्छी किस्मत की वजह से भी था, दादा चेन ने आह भरी। कल घर लौटने के बाद उन्होंने विभिन्न चिकित्सा पुस्तकों की दोबारा जांच की, लेकिन फिर भी उन्हें लू किंग के लक्षणों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अंततः वह इसका श्रेय केवल लू किंग के अच्छे भाग्य को ही दे सका। श्याओ यान को दादाजी चेन की बातें समझ नहीं आईं और उसने उलझन में सिर हिलाया। तब लू किंग को एहसास हुआ कि दादा चेन के इस व्यवहार के पीछे एक और कारण था। उसने शियाओ यान की ओर स्नेह भरी नजर से देखा और फिर दादा चेन को प्रणाम करते हुए कहा, दादा चेन, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। अरे छोड़ो इसे, दादा चेन ने अंततः हाथ हिलाते हुए आगे कुछ भी न समझाने का फैसला किया। वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से समझाए, भाई बहन फिर भी यही मानेंगे कि उसने लू किंग को ठीक कर दिया है। दादाजी चेन, आप अभी क्या कर रहे थे? मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे? शियाओ यान ने मासूमियत से पूछा। लू किंग ने भी दादा चेन की ओर देखा।